There has been a input which has been circulating since 3-4 days in national media as well as with us, with all of you also. Maybe you may be aware of this. There is an input in which approximately it is said that 900 Kuki militants have entered Manipur and they may attack any day in and around 28th of September. You must have heard about it. सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश। थैंक यू सर। सर आज एक मणिपुर से बड़ी अहम खबर सामने आई कि 900 के आसपास कुकी उग्रवादी जो हैं वो म्यांमार के रास्ते एंट्री ले चुके हैं मणिपुर में। जो जानकारी है उसके अनुसार 30-30 के ग्रुप में वो बंट चुके हैं, हाईली ट्रेन्ड हैं, ड्रोन से अटैक करना जानते हैं और आधुनिक हथियारों से लैस हैं। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि वो 28-29 सितंबर तक मणिपुर में कई जगहों पर एक साथ अटैक कर सकते हैं, खासकर मतई लोगों के ऊपर। इसी को लेकर मैंने आपसे खास बातचीत करनी थी। कई अधिकारियों के साथ मेरी मणिपुर को लेकर बात हुई है सर, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज यूके देवनाथ सर को मैंने इसलिए बुलाया है। आप ये मत जानिए कि सर एयरफोर्स से हैं, आपके लिए जानना ये जरूरी है कि सर नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और उस राज्य से आते हैं जहां पर कुकी जो समुदाय है उसके लोग भी रहते हैं। शुक्रिया सर इतना वक्त देने के लिए। कुकी मैतेई के इस झगड़े को लेकर आज हम बात करेंगे आपस में। 900 कुकी म्यांमार के रास्ते भारत में घुस आए और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ और अटैक मणिपुर में हो सकते हैं। इस खबर को सर आप कैसे देखते हैं? उसके बाद मैं तमाम पहलुओं पर आपसे बात करूंगा सर। राजेश, इंटेलिजेंस एजेंसी से छन छन के खबरें आ रही हैं, जैसा आपने बताया कि बड़ी तादाद में कुकीज जो हैं वो म्यांमार से भारत में यानी मणिपुर में प्रवेश कर रहे हैं और शायद उनके हाथ में कुछ हथियार भी है। ऐसी खबरें हमेशा आती रहती हैं। ये समझना पड़ेगा कि म्यांमार के बीच में और मणिपुर के बीच में जो बॉर्डर्स हैं वो पहाड़ी हैं, घने जंगल हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और इन पहाड़ों पर कुकीज जो हैं पिछले 100 साल 200 साल से रह रहे हैं जी। तो कुकीज जो हैं पिछले 200 साल से 100 साल से इन पहाड़ों के उस तरफ म्यांमार में भी रह रहे थे। जब भी म्यांमार में उनको दिक्कत होती थी तो वो इस तरफ आ जाते थे मणिपुर के अंदर। और इसी तरह से जब भी पहाड़ पे रहते हैं कुकीज, ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स हम जैसे आजकल भाषा इस्तेमाल करते हैं एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और जब भी उनको पिछले 200 साल से 100 साल से इस तरफ दिक्कत होती थी तो वो म्यांमार चले जाते थे। ओके। तो वहां पर जो बॉर्डर है वो कोई वेल डिफाइंड बॉर्डर जो है, ऐसा नहीं है कि कोई बॉर्डर पर फेंसिंग हो, ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पर कोई दीवार हो, ना ही बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर आसाम राइफल या सीआरपीएफ या कभी कभी बीएसएफ बैठी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉर्डर में अंडरस्टैंडिंग रही है अंग्रेजों के समय से या उसके पहले से भी कि इस नाले के उस तरफ बर्मा है, म्यांमार है और इस नाले के इस तरफ हम हैं। कहीं कहीं तो उस पेड़ के उस तरफ म्यांमार है यानी वर्मा है और उस पेड़ के इस तरफ हम हैं। आज की तारीख में भी जो कुकीज हैं, ट्राइबल हैं, वो इस तरफ के कुकीज शादी ब्याह में उस तरफ जाते हैं, उस तरफ के कुकीज शादी ब्याह में इस तरफ आते हैं, अपनी दुल्हन को लेकर रात को सेलिब्रेशन मनाने के बाद उस तरफ चले जाते हैं। ठीक है। तो ये जो खबर आई है कि 900 कुकी इस तरफ आ गए हैं हथियार लेकर, इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। एक और चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूं राजेश, कि सदियों से मुगलों के जमाने से ही वहां पे एक रिवाज रहा है जी। चाहे कुकीज हों चाहे नगाज हों, ये ट्राइबल्स जो हैं हमेशा हथियार लेके चलते रहे हैं। चाहे पुराने जमाने में वो तीर हो, भाला हो और आज की जमाने में मेशिटी यानी चकमक से चलने वाला बंदूक हो या M4 राइफल हो,
वहां पे ये गर्व की बात मानी जाती है, हर घर में एक हथियार रहता है। ये इसलिए नहीं कि वो हिंदुस्तान पे अटैक करना चाहते हैं, किसी पे भी एक गांव को दूसरे गांव के बीच में जब झगड़ा हो जाता है उससे बचने के लिए, नागाज और मेतिस में 100 साल पहले लड़ाई हो गई थी जी। उससे बचने के लिए। तो ये हथियार ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये ट्राइबल जो हैं कोई ऑर्गेनाइज्ड फोर्स हैं। जी। क्योंकि मैं एक बड़ा अहम पॉइंट आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि 16 महीने हो चुके हैं सर इस जंग को चलते हुए। कुकी मैतेई की आपस में की जो जंग चल रही है, वहां पर बीएसएफ की तैनाती है, आईटीबीपी की तैनाती है, असम राइफल वहां पर तैनात है, मणिपुर पुलिस है, मणिपुर कमांडो फोर्स है, और उसके बाद भी अगर 900 लोग हथियार लेकर घुस आ रहे हैं म्यांमार से हिंदुस्तान में, तो क्या हमने पट्टी बांध रखी है सर आंख पर? हमें नहीं दिख रहा है कि क्या कुछ मणिपुर में हो रहा है? ग्रेनेड से अटैक हो रहे हैं, राइफल से अटैक हो रहे हैं, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। क्या वाकई में, क्या मतलब पिछले, मैं मानता हूं कि बॉर्डर ओपन था, लेकिन क्या पिछले 16 महीनों में हमने कुछ नहीं सीखा? क्या इतना आसान है कि 900 लोग हथियार लेकर हिंदुस्तानियों का खून करने के लिए, उसमें चाहे कुकी हो चाहे मैतेई हो, वो हिंदुस्तानी है, उसका आ जाएं और हमें कहें कि 900 लोग आ गए? रोकेगा कौन उनको सर? सिक्योरिटी फोर्सेस कहां है? जी हाँ राजेश, आपने बहुत सही बात पूछी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों लगातार नाकामयाब हो रही हैं। किसी भी समय पर मणिपुर में करीबन 60,000 सिक्योरिटी फोर्स आप ऐड कर लीजिए, चाहे वो असम पुलिस हो, असम राइफल्स हो, बीएसएफ कभी-कभी टुकड़ी भेजी जाती है। अब भारत सरकार ने सीआरपीएफ को बड़ी तादाद में भेजा है। मणिपुर की अपनी स्टेट पुलिस है, मणिपुर की अपनी आईआरबी है, रिजर्व बटालियन। अब होता ये है कि इनमें से ज्यादातर की जो डिप्लॉयमेंट है, वो जो इम्फाल के आसपास जो वैली है, वहां जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके जी। डिफेंस के लिए तैनात की गई है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में आ जाता है कि भारत के साथ जो रोड्स हैं, जो भी भारत के साथ आसाम से जो भी सड़कें उस तरफ जाती हैं, चाहे वो चूड़ा चांदपुर हो, चाहे इंटीरियर हो, उन रोड का यानी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का जो प्रोटेक्शन देना होता है, उसके लिए होती हैं। एक्चुअल जो बॉर्डर है उस पर 60,000 अगर फोर्स है, अगर आप आज भी जाके गिन लीजिए, एक्चुअल जो बॉर्डर है उसमें मुश्किल से 4,000 से 6,000 ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं। तो ये जो सोचना है कि वहां पर 60,000 के 60,000 ट्रुप्स जो हैं वो बॉर्डर पर बैठी हैं, ऐसा शायद उचित नहीं होगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि हमने 16 महीने में कुछ नहीं सीखा है? क्या हमने 16 हाँ, महीने में कुछ नहीं सीखा सर? हमें पता है कि म्यांमार से लोग घुस रहे हैं, और म्यांमार से कुकी आ रहे हैं, म्यांमार से ड्रोन आ रहे हैं, म्यांमार से हथियार आ रहे हैं, चाइना उनकी मदद कर रहा है, लेकिन क्या हम 16 महीने में भी अपनी बॉर्डर को पहरेदारी में नहीं ला पाए हैं सर? फिर तो सोचना होगा सबको बैठकर। हाँ, प्रायोरिटी नंबर 1 जो थी वो है कि जो वैली है, राजधानी है, उसको बचाना। तो फोर्सेस वहां डिप्लॉय हो गई। प्रायोरिटी नंबर 2 जो है वो इसलिए हो गई कि जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कॉन्वॉय रोज सुबह जाते हैं, शाम को जी। वापस आते हैं, उन रोड्स एक्सेस को प्रोटेक्शन देना। और प्रायोरिटी नंबर 3 थी म्यांमार बॉर्डर की निगरानी करना। अब हो ये रहा है कि हमने वहां ट्रुप्स का सर्ज तो कर दिया है, यानी जी। सडनली ट्रुप्स को बड़ी तादाद में बढ़ा दिया है, लेकिन वहां पर जो दूर दराज के गांव हैं, अभी भी अगर दूर दराज में करीबन समझिए 125 गांव हैं, क्या गाड़ियां इन दूर दराज के बॉर्डर की जो 125 गांव है वहां जा सकती हैं? नहीं। इन 125 गांव में से करीबन 30 या 35 ऐसे गांव हैं जहां तक आप जीप को या छोटी गाड़ी को भेज सकते हैं। अब दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। दिक्कत यह है कि वहां पर जो कुकीज जिनको कि बार बार मीडिया में ऐसा दिखाया जाता कि वो लोग हमले कर रहे हैं, समझना पड़ेगा कि कुकीज जो है वॉर लाइक ट्राइबल हैं। वो
हिंदुस्तान पे हमला नहीं करने आते, ना ही वो असम पे हमला करने आते हैं। देखिए, मुगलों के ज़माने से जब अहोम राज्य थे, जब जी अहोम थे असम में, तब भी उन्होंने ये आइडेंटिफ़ाई किया था कि कुकीज़ जो हैं एज़ ए ट्राइबल मेन, वो चाहे बर्मा में रहते हों या कहीं भी रहते हों, बहुत अच्छे वॉरियर हैं। तो ओके इनका इस्तेमाल अहोम राजाज़ ने भी अपने बॉर्डर की सीमा के डिफेंस के लिए किया था। बाद में जब अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज लोग, आप अगर हिस्टोरिकली देखें, अंग्रेजों ने हमेशा मार्शल लोगों को ढूंढा। जी चाहे हिंदुस्तान में उन्होंने पठानों को ढूंढा, चाहे हिंदुस्तान में उन्होंने राजपूतों को ढूंढा, चाहे हिंदुस्तान में उन्होंने गुरखास को ढूंढा। इसी तरह से अंग्रेजों ने भी जब वहां गए, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, जी 1750 से लेके 1820 1830 की बात कर रहा हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब पूरा बंगाल पर कब्जा कर लिया और वो पूरब की तरफ देख रहे थे, किंग ऑफ बर्मा की तरफ, तो उन्होंने देखा कि ये जो ट्राइबल लोग हैं, पहाड़ के ऊपर रहते हैं, कुकीज, ये लड़ने में बहुत माहिर हैं। जबकि उस एरिया में बाकी जो लोग थे, जैसे मैतीज हैं, इनमें जी जी वॉर लाइक टेंडेंसीज कम थी। तो ब्रिटिश ने भी कि इसको एनकरेज किया कि वो सब जगह से आकर बर्मा और मणिपुर के बॉर्डर पर सेटल हो जाएं, क्योंकि ब्रिटिश ने सोचा कि वो इन कुकीज की जो वॉर फाइटिंग एबिलिटी है, मैं जी 1830 से 1870 की बात कर रहा हूं, जी जी उन्होंने सोचा कि ये कुकी जो वॉरियर हैं, इनको हम ट्रेनिंग देकर, कुछ हथियार देकर किंग ऑफ बर्मा से शर्तें मनवाएंगे। और काफी हद तक कुकी ट्राइबल्स का इस्तेमाल, क्योंकि वो लड़ाकू थे, जी जी तो ब्रिटिश ने उनका इस्तेमाल ना सिर्फ मणिपुर के प्रोटेक्शन के लिए किया, जो मणिपुर के राजा थे, वरन उन्होंने बर्मा के जो किंग थे, उनको भी दबाने के लिए कुकी जो थे, उनकी लड़ाकू प्रवृत्तियों का इस्तेमाल किया। ये ओके समझना पड़ेगा कि कुकी हमेशा से ही लड़ते रहे हैं, चाहे उनको कोई भी सामने मिल जाए। उनको जब भी लगता था कि कोई उनको दबा रहा है, तो वो हथियार का इस्तेमाल करते थे। पुराने जमाने में बो एंड एरो और भाला, आज की जी तारीख में तो आपको मालूम है, कहीं कई से कई भी तरह के हथियार मिल हथियार जाए। आ गए और हिस्ट्री तो ये भी कहती है कि नगा के खिलाफ जो है नगा विद्रोह को दबाने के लिए नगा एंग्लो जो वॉर था उसमें भी उनको दबाने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए ब्रिटिश ने कुकी को यहाँ पर बसाया था। लेकिन अलग अलग थ्योरीज हैं इसको लेकर। कोई कहता है कि बहुत पहले से कुकी पहाड़ों के ऊपर मौजूद थे। अलग अलग थ्योरीज हैं सर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि लंबा वक्त मैंने आपसे लिया है। एक पॉइंट समझाइएगा आपकी 16 महीने से क्या ये ड्रग्स को लेकर एक जंग चल रही है? क्या सिर्फ ये जो हाई कोर्ट का फैसला था एसटी का कि मतई को भी एसटी मिले, स्टेटस मिले, क्या सिर्फ उसकी जंग है या आप इसके पीछे कोई बड़ा खेल देख रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसे भी आए कि ये हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन की लड़ाई हो चुकी है और कोई ऐसा है जो यहाँ पर एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है और जहां से लगातार हथियारों की और पैसे की मदद मिल रही है, तकनीक भी इसमें शामिल है। तो राजेश, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो बड़ा गेम बता रहे हैं लोग, देखिए, बड़ा गेम तो हमेशा से ही रहा था। अगर कोई बोले कि अगर आप 200 साल पहले की ले लो, बड़ा खेल था अहोम राजाओं के बीच में, मैं मुगलों के टाइम से बता रहा हूँ। जी बड़ा खेल था अहोम राजाओं के बीच में, बर्मा के राजा के बीच में, और भारत की तरफ जो भी थे, चाहे वो ट्राइबल्स हो, जैंतियास के साथ, कुकीज के साथ, नगास के जी बीच में हमेशा लड़ाई होती रही है, 200 साल से हो रही है। ये बड़ा खेल आज का नहीं है। अंग्रेज जब आने लगे, तो अंग्रेजों ने भी देखा कि अगर उन्हें बंगाल पर काबू रखना है, बंगाल के सूबे पर जी काबू रखना है, तो उन्हें बर्मा के किंग को दबाना पड़ेगा। तो पूरा उन्होंने बफर स्टेट्स बना दिए, चाहे वो मिजोरम हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे नागालैंड हो। तो ये बृहत बड़ा खेल हमेशा रहेगा। जी आज भी वहां पर चाइनीज इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि शायद पश्चिमी देश, नाम लेना फिलहाल उचित नहीं होगा, कि वो भी वहां पर खेला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आग लगाने के लिए धुआं होना चाहिए, सुगबुगाहट होनी चाहिए। आपने कोर्ट केस की बात की, देखिए, मैतीज जो हैं वहां ट्राइबल्स हैं, पिछड़े जाति हैं, इसके बारे में कोई शक ही नहीं है। उनकी आबादी वहां पर समझिए थोड़ी सी आधे के बराबर है, या आधे से थोड़ा कम है, 40%। जी अब होता क्या है, सॉरी सॉरी, मैं उल्टा बोल गया।
कुकीज जो हैं वो ट्राइबल्स हैं, उनकी आबादी वहां पर करीबन 40% है, ट्राइबल्स हैं, इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भी शक नहीं है। मैतीज जो हैं हमेशा एडवांस रहे हैं, बिल्कुल सर। करीबन करीबन हिंदू, ठीक वो अपने को हिंदू नहीं मानते लेकिन करीबन करीबन हिंदू और वैली में रहे हैं। फर्टाइल एरिया सैकड़ों साल से हमेशा मैतीज के हाथ में रहे हैं। तो जब कुकीज को ये लगा कि शायद मैतीज को भी ट्राइबल स्टेटस मिल सकता है, तो जी, उन्हें डर सता गया कि जो उनकी ट्राइबल लैंड है, पहाड़ नियम है देखिए कि कोई भी 90% लैंड पहाड़ में उनके जाके, पास है सर, माफी चाह रहा हूँ, तो कुकीज जो 90% हैं जब उनको लैंड्स। लगा कि मैतीज को भी शायद ट्राइबल स्टेटस मिल जाएगा, और ऐसा होने से शायद साइड इफेक्ट ये हो जाए कि मैतीज जिनके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पावरफुल हैं, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादा होल्ड है, जो कि नई दिल्ली के ज्यादा निकट हैं, तो जी, ये लोग जाकर पहाड़ों पे बैठ जाएंगे। तो कुकीज को ये जो एक धारणा हो गई, सही या गलत, तो उन्होंने काउंटर अटैक करने शुरू कर दिए। ये जो सुगबुगाहट है, इसको शांत करना पड़ेगा। चाहे अंग्रेजों ने भी बहुत कोशिश की इस जी, सुगबुगाहट को कम करने की, वो इस काफी हद तक सफल रहे। अगर हम इसको ड्रग इशू बना देंगे, अगर हम इसको हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन बना देंगे, अगर हम इसको ग्रेट पावर्स का बैकयार्ड में खेले जाने वाला शतरंज बना देंगे, तो फिर भारत हार जाएगा। हमें जाके वहां कुकीज और मैतीज में मैत्री करानी पड़ेगी, जी, चाहे उसके लिए फिलहाल हमें ये मैतीज को समझाना पड़े कि आप थोड़ा-सा शांत हो जाओ। देखिए वहाँ 60 अगर एमपी हैं, 60 अगर एमएलए हैं, उसमें से 40 जो हैं वो मैती हैं, बिल्कुल और सर। महज़ 20 दूसरे हैं, नगा या कुकी शायद सिर्फ 10 हैं। तो ये फिगर इट्स दिखाता है, दर्शाता है कि कुकी जो हैं वहाँ पर एक डोमिनेंट फोर्स नहीं है। ओके, अगर देखिए किसी भी देश में आप ये तो नहीं कह सकते ना कि पूरा बड़ा का बड़ा पूरा कंफ्यूजिंग है। राज्य शेड्यूल ट्राइब है। तो बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि कुकी की आबादी जहाँ 35-40% है, लेकिन लैंड उनके पास मणिपुर की 90% है। और जहाँ मैतेई की आबादी 50% से ज्यादा है, उनके पास जो मणिपुर की लैंड है सिर्फ 10% हिस्सा उनके पास है। तो दोनों के बीच कई विवाद हैं। लेकिन एक चीज आपने बड़ी अहम कही कि ये दोनों को समझना होगा कि यहाँ पे किसी की हार और जीत नहीं, यहाँ पे हिंदुस्तान की हार होगी। और तमाम प्रदेशों के अंदर ऐसा है, हिमाचल पहाड़ी इलाका है, वहां पे चले जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए। अगर ऐसा हो कि जो तराई में रहता है वो पहाड़ों में नहीं जा सकता, और जो पहाड़ों में रहता है वो तराई में नहीं आ सकता, तो एक तो अलग ही मुश्किल हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। ये समझना होगा सर। हाँ राजेश, इसके लिए हमें पॉलिटिकल साइड्स डिस्कशन से हटके एंथ्रोपोलॉजी में जाना पड़ेगा, जनजातियों के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, जी, जनजाति के मानसिक रूप के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। देखिए जब हम बोलते हैं अरे कुकी लोग तो 90% मणिपुर में, ऐसा नहीं है। मैती लोगों ने कभी भी, पहले जमाने की बात कर रहा हूं जब सड़कें नहीं थी, मोबाइल जी, टावर नहीं था, बिजली नहीं था, मैती लोगों ने सदियों से कभी भी पहाड़ों पे जाना पसंद नहीं किया। एग्री। मैती लोग पावरफुल थे, राजा थे वहां के। सारी जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम था जी, वो मैती के हाथ में था। तो उन्होंने कहा पहाड़ों में जाके क्या करना है। ये तो अब चालू हो गया कि पहाड़ों तक सड़क चली गई, पहाड़ों तक अस्पताल बन गए, पहाड़ों में स्कूल बन गए, पहाड़ों तक बिजली चली गई, तो मैती लोग सोच रहे हैं क्यों ना हम भी जाके पहाड़ पर बस जाएं। देखिए मैती अगर 10% थे, जी, ये सोचना पड़ेगा कि आज से 50 साल पहले तक वहां जितनी भी खेती होती थी मणिपुर में, और उस जमाने में कोई दूसरा इंडस्ट्री नहीं था, उस जमाने में उद्यम करने का यानी रेवेन्यू जी, जी, जनरेट करने का और कोई तरीका नहीं था। उस जमाने में वो मणिपुर की 90% रेवेन्यू वो वैली की 10% जमीन से ही आता था, क्योंकि वही फर्टाइल था और सारे मैती वहीं रहते थे। तो मैती क्या वो लोग अमीर तो नहीं कह सकते लेकिन वेल ऑफ थे, तो उन्होंने कहा जी। यार ऊपर लंगोट पहन के पहाड़ में क्यों जाना। लेकिन अब जो कुकी हैं आप उनकी भी बात सुनिए, क्योंकि ये दुविधा तब तक नहीं खत्म होगी जब तक कि ये नहीं समझ सकते कि आप किसी भी जगह पर स्टेट में, वो ये तो नहीं कह सकते ना कि पूरा का पूरा एक जो स्टेट है सभी जी, लोग एसटी हैं, तो फिर सरकारी नौकरी किसको मिलेगी।
अगर कोई बोले पूरा का पूरा स्टेट यानी मैती भी शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, तो जो स्कूलों में नौकरी मिल रही है, कॉलेजेस में एडमिशन जी। मिल रही है, आईएएस आईपीएस में जा रहे हैं, उसमें जो एसटी है वो तो पूरे स्टेट के ही सबको मिलेगी। ऐसा नहीं होता। स्टेट में एक होता है जनरल कैडर जो कि मेजोरिटी होते हैं, और हर स्टेट में एक छोटा सा हिस्सा होता है, चाहे 25% हो चाहे 33% हो, शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं। जी। अगर आप कोर्ट की बात सुन लें तो आज की तारीख में तो पूरा का पूरा मणिपुर हर व्यक्ति शेड्यूल्ड ट्राइब बन जाएगा। तो ओके। फिर सुविधाएं जो सरकार देती है, चाहे नौकरी की हो या दूसरी सुविधाएं, जमीन की सुविधाएं, वो तो पूरा स्टेट ही हर व्यक्ति एंजॉय करेगा। जी। ये एंथ्रोपोलॉजी की बात है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है मानवीय जनजातीय विचारों को स्टडी करना कि 200 साल पहले से कैसे था, 100 साल पहले से कैसे था। जी। ये स्टडी करना होगा, लेकिन क्या एक आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट में समझाइएगा, क्या ये हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन नहीं है? क्या आप इस एंगल से चीजों को नहीं देख रहे हैं? राजेश, देखिए, भारत में कोई भी स्टेट आप ले लो, जी। उसमें अगर आप हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना दोगे, अब उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी तादाद में मुस्लिम हैं। अगर आप किसी भी स्टेट में हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन बना दोगे तो वो उस समस्या को कभी ना सुधार पाने की पहली कड़ी है। ओके। ये तो वहां नगा देखिए, मैं फिर से हिस्ट्री में जाऊंगा। हमारे हिंदू संप्रदाय के जो हमारे गुरु थे वो कभी पहाड़ों में जाके हिंदू विचारधारा को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूं। जो हम आज से 2000 साल पहले, आज से 1000 साल जी। पहले जो हमारे हिंदू विचारक थे, वो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर की डीप इंटीरियर्स में गए नहीं। बिल्कुल सर। अब मिशनरी लोग आ गए, वो लोग वहां चले गए। तो ये मैं हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन है। आज से 200 साल पहले अंग्रेज आए, उन्होंने मिशनरीज को नागालैंड में भेज दिया, मिजोरम में भेज दिया, जाके पहाड़ में धर्म का प्रचार करो। उन्होंने वहां क्रिश्चियंस बना दिए। जी। अगर हम हर चीज को मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम भारत जी। में हर राज्य में अगर एक चीज को हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन, अब पंजाब है, पंजाब में बड़ी तादाद में सिख हैं। कल जी। अगर सिख आतंकवादी प्रॉब्लम को हम हिंदू वर्सेस सिख कौम बना देंगे तो जी। जी। ये तो समस्या का समाधान नहीं हुआ, वरन समस्या को बिगाड़ने का पहला कदम हो गया। जी। पता नहीं सर, मैं बस एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता, क्योंकि मैं आज पूरा रिसर्च इस मुद्दे पे कर रहा हूं। त्रिपुरा का एक ताम्रपत्र है, अटूट साक्ष्य के नाम से जिसे जाना जाता है, क्योंकि आप वहां से बिलोंग करते हैं। वो कहता है कि पंचखंड ताम्रपत्र, जो कि 641 ईस्वी का उसका समय है, वो कहता है कि 5 संत ब्राह्मणों को कुकी ने मणिपुर में जमीन दी थी। चीजों को समझिएगा सर। उसके बाद एक जिक्र और उसमें आता है, वो समय है दूसरा ताम्रपत्र जो है, ये है ईटा का ताम्रपत्र, जिसका समय है 1194 ईस्वी जो है। वहां पे कहता है कि लांगला पहाड़ी पर बसे कुकी समुदाय ने मिथिला से आए संतों को भूमि दी थी। ये उस समय की बात है। तो सर, ये कहना कि 200-300 साल पहले कुकी इन पहाड़ियों पे बसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली जो इतिहास है वो बहुत कंफ्यूजिंग कर रहा है, अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही है। मैं आज सुबह से यही पढ़ रहा हूँ। एक बहुत पुराना इतिहास कुकी का मिल रहा है, दूसरा ये मिल रहा है कि अंग्रेजों ने उन्हें पहाड़ियों के ऊपर प्लांट किया ताकि वो नगाओं का मुकाबला कर सकें। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी 30 सेकंड में, क्या ये ड्रग को लेकर, ड्रग से होने वाला जो पैसा है, क्या उसको लेकर एक लड़ाई नहीं है जो कमाई होती है? उस पर छोटा सा कमेंट मुझे आखिर में दे दीजिए बस। हाँ राजेश, देखिए, क्रिश्चियंस ऑब्वियसली 1820 के पहले उस तरह कभी नहीं गए थे। तो बिल्कुल सर। हिंदू, वो हिंदू नहीं थे। मैं बता देता हूं, आज से 200 साल पहले मैती भी हिंदू नहीं थे। आज भी मैती अपने को हिंदू नहीं मानते हैं। हिंदू जैसे हैं, बिल्कुल। लेकिन वो अपने को हिंदू नहीं मानते हैं। मैं मुगलों के टाइम की, जब अहोम राजा थे, तब तक मुस्लिम धर्म वहां पर नहीं पहुंचा था। तो इस समस्या को जो कुकीज थे वहां पर ट्राइबल थे। देखिए, पहाड़ों में हमेशा जनजातियों का कब्जा रहा है।
कोई भी जी। ट्राइबल हो, आप वहां नागालैंड मणिपुर से सर, पहाड़ों मैं के भी ऊपर ट्राइबल्स चलते हूँ। चलते आप कश्मीर तक पहुंच जाइए, जी, हिमाचल तक पहुंच जाइए, पहाड़ों पे, यानी जहां पर मैं ट्राइबल एरिया की बात कर रहा हूं, जहां ऐसे घने जंगल हैं कि कभी भी सिविलाइजेशन वहां तक नहीं पहुंची। मुगल भी वहां तक नहीं गए, क्योंकि उन्होंने जी, कहा भाई वहां जाके टैक्स कलेक्शन कुछ होना नहीं है, इन जनजातियों को यानी कुकीज को उनके हालत पे छोड़ दो। मैतीज जो हैं वैली में रहते थे। जहां तक ड्रग्स की बात है, सीरियस इशू है। अब ड्रग्स की प्रॉब्लम पूरे नॉर्थ ईस्ट में है। बिल्कुल सर। अगर आप ड्रग्स की खेती ढूंढना चाहते हैं, तो आप नॉर्थ ईस्ट में ना सिर्फ मणिपुर, कहीं पे भी रिमोट एरिया में चले जाइए, आपको वहां ड्रग्स की खेती मिलेगी, क्योंकि वो इसको अपराध नहीं मानते हैं। बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। ऐसे सोचते हैं कि भाई हम तो सदियों से ये उगाते रहे हैं। तो ये उनमें क्रिमिनल भावना नहीं है। नहीं है, ड्रग्स वो का उनका एंगल, ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उनके रोज़गार हाँ, का एक हिस्सा है। ड्रग्स जो है क्रिमिनल है, ये तो हमने पिछले 20 साल में सोचना शुरू किया है। जी, नैर्कोटिक्स एक्ट जो है आज तक दिल्ली में लागू नहीं हुआ, पंजाब में नहीं लागू हुआ। राजस्थान में चले जाएं तो सब लोग गांव में थोड़ा सा अफीम पी के खुश रहते हैं त्योहार के दिन में। तो ये ड्रग्स का जो एंगल है, ये सिचुएशन को थोड़ा मिसलीड कर रहा है। देखिए, मैं ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। अगर हमें वहां एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबल करना है, तो हमें ये जो डाइवर्जन है ना, कि धर्म का चक्कर है, ड्रग्स का चक्कर है, इससे इससे हटकर। निकल कर कुकीज को दुख क्यों है? क्योंकि हमला शुरू ज्यादातर वायलेंस जो है कुकीज की तरफ से हो रहा है। जग जाहिर बात है। अब मैं जी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ, मैं इसको ब्लेम नहीं मैं कर रहा, मैं उसको ब्लेम मैं नहीं कर रहा। एग्री हूँ सर। कुकीज को मरहम लगाने की जरूरत है, तभी वो लोग पत्थर कुकी को फेंकना लगता है या कि जो सत्ता है, कर। पावर है, वो मतई के पास है, जो संसाधन है, जो सब कुछ है, वो मतई को मिल रहा है। और अब मतई अगर पहाड़ों पर आ गया तो जो उनके हक हैं वो भी मतई छीन सकता है। उनको लगता है कि सीएम उनका है, और मणिपुर पुलिस के ऊपर भी वो यही आरोप लगाते हैं। ये एक बड़ा कारण हो सकता है सर, जो तमाम चर्चा में बातें निकल कर सामने आई हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर। लंबा वक्त आज मैंने आपसे लिया है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा रही। बहुत कुछ मैंने आज आपसे सीखा, और उम्मीद है कि जो आपने पॉइंट रखे हैं सरकार उनको सुनेगी, और इसके ऊपर जरूर आने वाले वक्त में कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर।